गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीएस स्कूल फतेहपुर की बायो की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं मानव में श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले श्वसन होता क्या है। मानव में जो पहले हमने जो कर लिया है पाचन तंत्र, उसमें जो भोजन संग्रहित हो जाता है उससे जो एनर्जी बन जाती है, उस एनर्जी को वापस टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें जो वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद विभिन्न अंगों से, मार्गों से होती हुई लंग्स तक पहुंचती हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद लंग्स में जो है वो लगभग जो है वो कई करोड़ जो है वो कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में ये जो ऑक्सीजन है वो भर जाती है। कोशिकाओं के पास कोशिका इस प्रकार से ये कोशिका है और यहाँ पर ये जो है वो ब्लड सप्लाई है। इसके अंदर O2 है, CO2 है। यहां से O2 ब्लड में भरेगी, फिर ब्लड से ही वापस CO2 जो है वो कोशिका में जाएगी। तो ये पूरी बॉडी में संचरित होगी, हर टिश्यू तक जो है वो वायु पहुंचेगी। उसके बाद वापस जो ये CO2 में कन्वर्ट होकर के और वही ब्लड के माध्यम से और कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी और कोशिकाओं से उसी मार्ग से वापस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं किस प्रकार से वायु जो है वो बाहर से अपने जो नासा छिद्र हैं एक जोड़ी, उनके द्वारा जो है वो प्रवेश करेगी। तो हमारे मुख भाग के ऊपरी हिस्से पे जो एक जोड़ी जो नासा छिद्र है वहां से जो है वो O2 प्रवेश करेगी। O2 प्रवेश करने के बाद अपने यहाँ पे हैं लैरिंक्स। इस लैरिंक्स से होती हुई अपने इस जो वो श्वास नली से होती हुई और ट्रेकिया से होती हुई आगे जो है वो बढ़ेगी। आगे चल करके अपने इसके दो पार्ट बन जाते हैं, दायां पार्ट और बायां पार्ट। एक दायां पार्ट जो बनेगा वो जो है वो दाएं जो है वो फेफड़े में चला जाएगा, बायां पार्ट बनेगा वो बाएं फेफड़े में चला जाएगा। यहां भी आगे चल करके ये जो श्वसनिका है वो फिर जो है वो ब्रांचेज में जो बंटेगी, आगे से आगे, पहले मोटी ब्रांच, फिर पतली ब्रांच, फिर पतली ब्रांच। ऐसे करते करते ये जो वायु जो O2 जो इसके अंदर प्रवेश कर रही है ये पहुंच जाती है कोशिकाओं में। ये कोशिकाएं हैं, उसमें करोड़ों की संख्या में कोशिकाओं में जो है वो वायु पहुंच गई, यानी ऑक्सीजन पहुंच गई। ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद इन कोशिकाओं से ये ऑक्सीजन, जैसे मानिए अभी अलग एक कोशिका को निकाल करके डायग्राम बनाया है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। इसके नीचे ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई है। यहां से ये ऑक्सीजन विस्तृत होकर के इसके ब्लड के साथ मिल जाएगी। ब्लड के साथ मिलने के बाद ब्लड का संचरण होगा पूरे शरीर में, यानी शरीर के प्रत्येक हिस्से का जो टिश्यू है, सेल है, वहां तक जो है वो ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है, उनके काम में आएगी। क्योंकि वो टिश्यू जो है वो अपने आप में क्या एक जीवित कोशिका है, तो उन कोशिकाओं के ये काम में आएगी। काम में आने के बाद में उनमें बनेगा अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वही जो है वापस ब्लड के साथ आएगी और यहाँ से जो है वो उन्हीं कोशिकाओं में भरेगी और कोशिकाओं से जो है वो वही जो जिस मार्ग से O2 अंदर आ रही थी
उसी मार्ग से वापस जो है वो बाहर की ओर चलना शुरू करेगी और वही जो है वो अपना जो नासा छिद्र है, उस नासा छिद्र के द्वारा जो है वो बाहर की ओर जो है वो CO2 निकाल दी जाएगी। इसके लिए अपने शरीर में यानी मानव के शरीर में ये जो दो जो फेफड़े हैं दायां और बायां, इन फेफड़ों का जो बाह्य आवरण है ये डबल लेयर्ड होता है। ये देखो जरा दो बना रखे हैं मैंने। इसके अंदर प्लूरल जो है वो भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। वो द्रव्य किस काम में आता है? बाई चांस अगर इन लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर कोई चोट लगती है, चोट पहुंचती है, तो वो चोट जो है वो यहाँ तक ही असर करती है। बाहर वाला जो स्तर है ना, इसी के ऊपर ही जो है वो असर करेगी, यानी इनके अंदर जो है वो नुकसान जो है वो नहीं होने देगी। तो इसके बाहर का जो आवरण है वो डबल लेयर्ड है, इसके अंदर जो है वो द्रव्य भरा रहता है। साथ ही साथ में जो बायां लंग्स है, बायां फेफड़ा है, इसके अंदर यहाँ पर एक ये थोड़ा सा कट लगा हुआ होता है। वो कट लगा हुआ होता है हार्ट के लिए, क्योंकि अपने चित्र को ऐसे पढ़ेंगे तो बायां इधर हो गया और हार्ट यहीं पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट होता है, वहाँ पे जो वो हार्ट जो वो स्थित होता है। और इसके पास से ही जो अपनी पंसलियाँ है वो ऐसे इस प्रकार से जो पंसलियाँ बनती हैं। कितनी होती है पंसलियाँ? 12 जोड़ी होती है। ठीक है, इन 12 में से 10 तो जो है वो कंप्लीट है, यानी 1 से लेकर के 6 तक तो कंप्लीट जो है वो आकर के यहाँ पे एक अपने आगे जुड़ती है, और 7 तक तो, और 8, 9, 10 ये जो है वो जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, ये स्टर्नम है, इस स्टर्नम के नीचे जुड़ेंगी ऐसे ये। तो यहां से हम देखते हैं ये पसलियों का ऐसे कट लगा हुआ होता है। फिर बात आ गई कि इनसे होता हुआ जो है वो ये श्वसनिका इसके अंदर प्रवेश कर गई, और इसके नीचे ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम के बीच में अहम भूमिका होती है, क्योंकि जैसे ही वायु बाहर से अंदर प्रवेश करेगी, तो अंदर प्रवेश करेगी तो ये डायफ्राम है ना वो इधर जाएगा नीचे की तरफ। तो डायफ्राम नीचे जाएगा और ये जो अपनी पसलियां हैं वो ऊपर आएंगी, जिससे इन फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो इसके अंदर O2 जो है वो प्रवेश कर जाएगी। इसके लिए हम इसके प्रकार भी पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें जो है वो अंतः श्वसन और निय श्वसन बोला जाता है। अंतः श्वसन में जो है वो श्वास अंदर भरा जाता है, यानी O2 अंदर प्रवेश करती है, और निय श्वसन में जो है वो CO2 बाहर निकाली जाती है। अब ये किस प्रकार से संपन्न होगी क्रिया, वो करते हैं कि जब बाहर से वायु नासा छिद्र के संपर्क में आई, तो अपने नासा छिद्र में 2 चीज होती हैं। एक नासा छिद्र में हैश पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। दूसरा एक चिपचिपा स्राव पाया जाता है यहाँ पर नाक में। वो भी पाए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन जो बाहर से जो O2 ले रहे हैं उसमें अपने को ये नहीं पता है कि कोई फंगस है, कोई जो बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, या कोई धूल के कण हैं, तो हम छान छान के तो उसको अंदर लेते नहीं है। तो इसके लिए अपने शरीर में पहले से ये नेचुरल प्राकृतिक ये चीजें पहले से उपस्थित हैं। तो वो चीज जो है वो बाहर से जो भी कोई डस्ट वगैरह है वो अपने नासा छिद्र में ही रोक लेती है। फिर वायु छन करके अंदर जाएगी। तो यहाँ पर जो अपना ये लेरिंग्स है, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने के साथ में कंपन होता है। तो ये अपने कंठ होते हैं, कंठ तालु में अंदर से जो वायु बाहर निकल रही है उस समय के दौरान ये आवाज निकलती है अपनी। इसके साथ ही ये है यहाँ पर छल्ले, ये लगभग 16 से 20 छल्ले होते हैं। ये ऐसे सी आकार के, यू आकार के पाए जाते हैं इस श्वसनिका के ऊपर। वो क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है
कि जब मान लो इसमें वायु ना हो तो ये पिचक सकती है। अगर ये पिचक जाएगी तो श्वसन की क्रिया रुक जाएगी। इसलिए ये जो छल्ले होते हैं इस ट्रेकिया में, ये छल्ले इसको पिचकने से बचाते हैं। वायु जो है वो अंदर आ गई। वायु अंदर तभी भरेगी जब डायफ्राम तो नीचे जाएगा, अपने ये जो रिब्स है ये ऊपर आएंगी, रिब्स ऊपर आएंगी, डायफ्राम नीचे जाएगा, तो यहाँ का आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के साथ वायु दाब, बाहर का वायु दाब तो होगा ज्यादा, अंदर का होगा कम। तो ये तब तक ऑक्सीजन इसके अंदर बढ़ती जाएगी जब तक कि बाहर के और अंदर का जो वायु दाब है वो समान नहीं हो जाता। तो ये ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर गई। अंदर प्रवेश करने के बाद इसे तो बोलेंगे हम निःश्वसन, अंदर सांस का भरना। उसके बाद में उच्च श्वसन। उच्च श्वसन में ये जो डायफ्राम है नीचे, ये डायफ्राम वापस अपनी सामान्य स्थिति में आएगा। तो डायफ्राम जब सामान्य स्थिति में आएगा वापस ऊपर, तो वापस ऊपर आएगा तो फेफड़ों का आयतन क्या होगा? कम होगा। फेफड़ों का आयतन कम होगा तो इसके अंदर एक दाब बढ़ेगा। जब ये दाब बढ़ जाएगा, बाहर का दाब कम हो जाएगा, तो ये इनके अंदर जो CO2 है वो CO2 जो है वो वापस बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया के दौरान उच्च वसन और निःवसन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। इसको हम आसानी के साथ में महसूस कर सकते हैं कि जब हम श्वास को अंदर भर रहे हैं, अंदर भरेंगे तो यहाँ से अपना जो चेस्ट की ये जो पंसलियाँ है ये पंसलियाँ ऊपर आएंगी। डायफ्राम जो है ये अब ऐसा है, तो ये जब अंदर श्वास भर रहा है तो ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे ये लो, ये सीधा होगा तो यहाँ स्पेस बन जाएगा। स्पेस बनेगा तो ये फेफड़े जो है इनको जो फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन जब बढ़ जाएगा तो इसके अंदर जो वायु भर जाएगी। और जब निःश्वसन की क्रिया होगी, वापस हम श्वास को छोड़ेंगे तो ये जो फेफड़े हैं ये तो सिकुड़ेंगे। डायफ्राम जो है वो अपनी पूर्व स्थिति में आएगा, दाब अंदर का बढ़ जाएगा, बाहर का कम हो जाएगा, तो इससे जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। फिर बात आती है कि ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इसकी क्रिया के दौरान ये क्रिया नॉर्मली या फिर अपने आप 24 घंटे पूरा जो है वो अपनी लाइफ भर बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। यानी श्वसन की क्रिया जब भ्रूण का विकास शुरू होता है उसी के दौरान जो है वो श्वसन की क्रिया, परिसंचरण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया उसमें शुरू हो जाती है और ये पूरी लाइफ भर चलती रहती है। फिर बात आती है कि ये जो इंस्पायरेशन जो हो रहा है, अंतः श्वसन, वायु अंदर भर रही है उसके दौरान, और जो एक्सपायरेशन हो रहा है यानी श्वास बाहर निकल रहा है उसके दौरान, हमारे जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों की कार्यशैली बहुत अच्छी होनी आवश्यक होती है। क्योंकि फेफड़े जिनके कमजोर हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश से वो अनजाने में या भूल चूक वश से कुछ जो है स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इनमें जो ये कोशिकाएं हैं इनका आयतन बढ़ जाता है। कोशिकाओं का आयतन बढ़ने का मतलब है कि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाएंगी? तो ये है, अब ये कोशिका आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगी ऐसा, तो इन कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाएगा। कोशिकाओं का आयतन बढ़ेगा तो वो श्वसन से संबंधित जो है वो दोष लेके आएगा। अब वो कैसे लेके आएंगे, कैसे क्या चलेगा, वो हम देखते हैं आगे। तो फिर ये दो प्रकार की होगी श्वसन की क्रिया विधि, जिसे हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो चीजें जो है वो चलेंगी। उसके बाद में बात आती है
कि श्वसन से संबंधित आयतन, आयतन का मतलब होता है कि हम श्वास ले रहे हैं तो उसमें कितनी वायु अंदर प्रवेश करनी चाहिए, कितनी बाहर निकलनी चाहिए, कितनी शेष रहनी चाहिए। तो इसमें 4 है। पहला है टीवी, टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। ये जितनी वायु हम अंदर ले रहे हैं उसका आयतन बताता है। फिर IRV, ये अंतः श्वसन की क्रिया के दौरान जितनी वायु जो है वो अंदर ली है उसका आयतन बताता है। थर्ड आता है ERV, जो एक्सपायरेशन जो है वो रेस्पायरेशन वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं उसकी क्रिया को बताएगा, कितनी वायु बाहर निकाली। फिर है RV, यानी अपशिष्ट रेजिडुअल जो है वो वॉल्यूम, कितनी जो है वो शेष जो है वो उसके अंदर बची है। तो ये 4 प्रकार के जो आयतन हैं वो इस श्वसन से संबंधित आते हैं। फिर बात आती है, एक टॉपिक है इसी में ही, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का मतलब है कृत्रिम श्वसन। अब श्वसन तो नॉर्मली जो है वो नेचुरली होता है और नेचुरल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो ये मानो कि शरीर में श्वसन से संबंधित कुछ जो है वो विकार उपस्थित है। तो बात करते हैं हम आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, इसे कहते हैं कृत्रिम श्वसन। अब कृत्रिम श्वसन क्या होता है? कृत्रिम श्वसन के लिए हम देखते हैं कुछ कंडीशंस में ही ऐसा होता है, यानी कई बार ही ऐसी कोई नौबत आती है, परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि ये जो श्वसन है वो उसको उपलब्ध करवाया जाए। जैसे मान लो कोई पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता और जो है वो नहाने के लिए चला गया, पैर फिसल गया, अब वो पानी के अंदर जंप कर रहा है। जंप करेगा तो अब उसकी हार्ट बीट तो चल रही है, लेकिन अंदर पानी भरने से और श्वसन की क्रिया रुक गई। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये आर्टिफिशियल जो है वो रेस्पायरेशन उपलब्ध करवाना पड़ेगा। या फिर शायद आप लोगों ने एक गैस है CO, क्या बोलते हैं CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो कि कोई बंद कमरा है, बिल्कुल पैक, कोई खिड़की कोई विंडो कुछ भी नहीं है, कोई सर्दी के मौसम में रात को सिगड़ी जला करके यानी कोयले जला करके सो गया। अगर पूरी रात भर उसमें सो लिया है तब तो उसकी जो बचने की संभावना कम है, लेकिन किसी ने जो है वो आधा 1 घंटा ही अगर वो उसके अंदर जो है वो रहा है, जलाई है, तो वो बेहोशी की हालत में आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये भी इंसान को जो है वो बेहोश कर देती है। तो कृत्रिम श्वसन जो है वो या तो कोई आदमी डूब रहा है और उसकी जो है वो हार्ट बीट चल रही है, श्वसन की क्रिया बंद हो गई है, तो वहां पर हम काम में लेंगे। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो अधिकता के कारण से किसी में बेहोशी आ गई है तो वहां पे काम में लेंगे। या फिर आविष्ता यानी कोई पॉइजन वगैरह, कोई जहर वगैरह, या फिर आजकल जो ये स्प्रे वगैरह करते हैं केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो उसकी वजह से अगर किसी में बेहोशी आ गई है और उसकी श्वसन की क्रिया में रुकावट आ रही है, बिल्कुल जो है वो रुक रुक के सांस ले रहा है, तड़फ रहा है, तो वहां पर भी हम जो है वो ये आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन उसको उपलब्ध करवाएंगे। अब होने को तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, विधि हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो विधि है वो है
मुख से मुख विधि, माउथ टू माउथ मेथड। अब ये मुख से मुख विधि किस प्रकार से जो है वो दी जाए, सभी को जो है वो ये विधि जो है वो काम में भी जो है वो नहीं लेनी आती है। तो इसके लिए कोई विशेष कोई वो नहीं होता है, कोई प्रोसीजर कोई प्रक्रिया नहीं होता। बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले जो इंसान बेहोश है, जिसकी श्वसन की क्रिया रुकी हुई है, उसको जो है वो लिटाना है, सीधा सीधा लेटा करके। और जो ये मुख से मुख विधि जो देने जा रहा है, क्योंकि ये दूसरा प्रश्न होगा, तो वो अपने दोनों हाथ, एक हाथ यहां रखेगा, दूसरा हाथ गर्दन के पीछे। बॉडी उसकी थोड़ी ऐसे रहनी चाहिए, इस प्रकार से टेढ़ी ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे। तो एक हाथ उसके सिर के नीचे, दूसरा उसके जो है वो माथे पे लगाएगा। माथे में जो हाथ लगाए हैं उस हाथ से उसकी नाक बंद कर लेगा दबा करके, और नीचे वाला जो हाथ है वो उसकी गर्दन के नीचे रहेगा। बस ये नीचे हाथ इसलिए रखा है कि थोड़ा सा ऐसे वो रहेगा ऊंचा टेढ़ा, तो उसकी जो जीव्या है ना, जीव्या, वो जीव्या जो है उसके श्वसन मार्ग को जो है वो जीव्या पीछे जाने से और आसानी से जो है मुख से श्वास उसको दिया जा सकेगा। अब क्या करना है, जो पर्सन इसको जो है वो श्वास देने जा रहा है, वो एक हाथ इसके नीचे लगा रखा है, इस गर्दन के एक जो है वो यहाँ पे लगा रखा है, नाक बंद कर ली है। और नाक बंद करने के बाद वो क्या करेगा, अपना मुंह है और उसके मुंह से ऐसे जोड़ेगा, बिल्कुल। और मुंह ऐसे जोड़ना चाहिए कि यहां से जो वायु है वो लीकेज नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और वो यहां से मुख को दोनों को आपस में क्रॉस जोड़ेगा और उसके बाद में जोर जोर से श्वास उसके मुख में भरेगा खींचेगा। तो उससे क्या होगा, साथ में उसके चेस्ट को जो है वो दूसरा पर्सन दबा सकता है, तो उससे और उसकी जो श्वास की क्रिया है वो वापस शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी हार्ट बीट चल रही है। सिर्फ उसमें बेहोशी की हालत है और श्वसन की क्रिया में रुकावट हो रही है और वो श्वास नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए उसको कौन सा श्वास हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम श्वास उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कृत्रिम श्वास के लिए मुख से मुख जो विधि है वो सबसे बेटर होती है। बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी बेहोशी की हालत में है उसको थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा लेटाना है, टेढ़ा लेटा करके एक गर्दन के पीछे यहाँ पर, दूसरा यहाँ हाथ लगाना, आगे वाला जो हाथ है उससे उसकी कंप्लीट जो है वो नाक बंद कर लेनी है। और उसके बाद जो उसको मुख से मुख विधि देने जा रहा है वो अपना मुख है, उसके मुख पे ऐसे जोड़ेगा और वायु को अपने खूब जो अपना श्वास है उसको जोर से खींचेगा और भरेगा, जिससे उसकी श्वसन की क्रिया वापस शुरू हो जाएगी। तो ये एक ही मेथड है सबसे बेटर। उसके बाद में आते हैं रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स, कि श्वसन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो श्वसन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है अस्थमा का। अस्थमा हम खूब सुनते हैं कि या तो जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट हुक्का, इनका जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इनका ज़्यादा सेवन करने से और उनकी ये जो कोशिकाएं हैं वो खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उससे जो है वो जब वो अस्थमा का पेशेंट हो जाता है, चलता है, तो यहाँ से उसका चेस्ट है वो ऐसे श्वास हाँपने लग जाता है। उसको कहेंगे कि भाई 50 सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो वो 50 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। अगर वो आधे से ज़्यादा चढ़ भी गया बाई चांस, तो फिर अपने को ये लगेगा कि अब ये तो जो अब अपने जो है वो गले जो अब आएगा, क्योंकि उसका श्वास ऐसे चलेगा।
श्वसन की दर बढ़ जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो इस अस्थमा में जो है वो नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद में है ब्रोंकाइटिस, ये भी धूम्रपान करने से ही जो है वो फैलता है। तीसरा आता है एम्फाइसीमा, यानी तीनों ही चीज है वो धूम्रपान से संबंधित है। तीनों में ही इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, श्लेष्मीय स्तर है, वो नष्ट हो जाएगा। उसके नष्ट होने से और जो श्वसन की क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। चौथा आता है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया हमने ज्यादातर ये सुना कि छोटे बच्चों में होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है छोटे बच्चों में ही हो, ये बड़ों में भी हो सकता है। लेकिन बड़ों में कब होगा, कैसे होगा, कि जब उसके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में और जो कफ है वो इकट्ठा हो जाता है। तो कफ इकट्ठा होगा तो उसके चेस्ट के सामने हम अपना जो है वैसे कान लगाएंगे, सुनेंगे, या फिर स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है वो अपने चेस्ट पे लगाता है, पीछे कमर पे लगाता है, तो वो उसी को सुनता है। पहले उसमें श्वास के साथ जैसे बंसरी बजती है ना, चई चई, वैसे उसमें आवाज आने लग जाती है। अब बंसरी के जैसे आवाज आएगी तो ये मान लो उसके जो वो निमोनिया हो चुका है। तो निमोनिया भी किससे संबंधित? फेफड़ों से संबंधित रोग, यानी श्वास से संबंधित रोग, क्योंकि इसमें भी जो है वो विशेष रूप से जो है वो निमोनिया ज्यादातर जो है वो छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है, लेकिन बड़ों में भी होता है। बड़ों में यही होगा हाल जब उसके क्या है, चेस्ट वगैरह, छाती है, फेफड़े हैं, कोशिकाएं हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं तब। नंबर 5 पे आता है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। तो लंग कैंसर में जो लोग ये जो धूम्रपान है वो बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, यानी दिन में 1-1, 2-2, 3-3 डिब्बी जब वो सिगरेट की पी जाते हैं, सिगरेट से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो रसायन है वो सीधा और अपने जो है वो चेस्ट में पहुंचता है, और चेस्ट में पहुंचने के बाद कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं उनको नष्ट करेगा, तो फिर इसमें जो है वो घाव बनेंगे, या फिर कोई सेल वगैरह है वो जो वो इकट्ठी हो जाएंगी और बढ़ने लग जाएंगी। जब कोई कोशिका अनियंत्रित हो जाती है, वृद्धि करने लग जाती है, तो वो जो वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसमें 5वें नंबर पे आता है लंग कैंसर। 6ठे नंबर पे आता है सिलिकोसिस। तो ये जो बीमारियां हैं श्वसन से संबंधित, ये बहुत से बार अलग से भी पूछी जाती है। 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड कक्षाओं में, जैसे पूछ लिया कि सिलिकोसिस रोग क्या है, या सिलिकोसिस रोग कौन से जो पर्सन है, लोग हैं, उनमें ज्यादा होता है। तो इसके लिए सिलिकोसिस रोग के बारे में कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यानी जहाँ पे पत्थर की कटिंग होती है, आटा चक्की वगैरह चलती हैं, या फिर जो खदाने हैं, खाने हैं, वहाँ पर जो वो खूब डस्ट उछलता है, यानी पत्थर की कटिंग से, या फिर बहुत महीन डस्ट जो कि सीधा श्वास के साथ अंदर जाता हो, तो वो किसको बुलावा देता है? सिलिकोसिस रोग को बुलावा देता है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो लोग बेचारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लगातार काम करते हैं 10 साल 5 साल, तो उसमें 99% जो है वो चांस होते हैं किसके? सिलिकोसिस के। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि वो पूरे 24 घंटे या फिर जब वो 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, तो जितने देर तक काम करेंगे तो उनको क्या लगाना पड़ेगा? मास्क लगाना पड़ेगा। अब मास्क भी जो है वो कैसा होना चाहिए? कम से कम जो है डबल या ट्रिपल लेयर्ड होना चाहिए,
अब अगर वो लगातार मास्क लगाएंगे तो फिर वही है, उनके ब्लड में जो है वो O2 की कमी हो जाएगी, तो वो भी एक बड़ी दिक्कत। अब बेचारे मास्क भी ज़्यादा नहीं लगा सकते और काम भी वहाँ पे करना है, तो वो ज़्यादातर में जो है वो जो 5 साल 10 साल वहाँ काम कर लेता है, उनमें सिलिकोसिस रोग होने की पूरी संभावना होती है। तो इसमें सीधा सा इतना ही है, अगर इस रोग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिकोसिस रोग क्या है, तो इसमें इतना ही बताना है कि जो लोग कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पत्थर की जो खदान है वहाँ पे काम करते हैं, उनमें ये जो रोग है वो होने की पूरी संभावना होती है। तो इस प्रकार श्वसन से संबंधित जो है वो 7 जो है वो रोग इसमें जो है वो हमने किए हैं। अब बात आती है कि श्वास की जो क्रिया है वो कंप्लीट रूप से अपने को खुले वातावरण में हो सके वहां तक, जो अच्छी खासी जगह यानी जहाँ पे पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में हो, शुद्ध वातावरण हो, वहाँ पर जो है हमारे श्वसन की क्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। लेकिन हम जो है वो दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं तो हम पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट की, वातावरण की, अपनी प्रकृति की कोई भी नहीं सोच रहा। अगर हम ऐसे ही इनको काटते रहे पेड़ पौधों को और नए नहीं लगाएंगे तो प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ेगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो श्वसन से संबंधित विकार बढ़ेंगे। दूसरा, अगर हम जो ये अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह जितना ज़्यादा काम में लेंगे, क्योंकि स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने वाला लगातार अगर उन रसायनों के घंटे 2 घंटे टच में रहता है, संपर्क में रहता है, तो उसमें बेहोशी की हालत आ सकती है। तो वो तभी तो आएगी ना कि वो रसायन वो इतने जो है वो नुकसानदायक हैं कि वो श्वास के साथ हमारे सीधे फेफड़ों में पहुंच रहे हैं। अगर फेफड़ों में पहुंचने के बाद हमारे रक्त में मिल गए तो रक्त में मिलेंगे तो पूरी बॉडी में जाएंगे। अब पूरी बॉडी में जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट होगी और हम जो है वो किसी न किसी रोग से ग्रसित भी होंगे। तो अपने को जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में जो है ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा खिलवाड़ करते रहे तो आने वाले समय में जो है वो श्वसन से संबंधित जो रोगी हैं वो और बढ़ेंगे। तो फिर से हम थोड़ा सा इसको जो है वो शॉर्ट में कर लेते हैं श्वसन तंत्र को, कि जैसे ही बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन है हमारे नासा छिद्रों द्वारा अंदर ली जाती है, नासा छिद्रों के द्वारा अंदर ली जाएगी, तो जो नासा गुहा है अंदर की तरफ, वहाँ पे जो है वो हैस और चिपचिपापन पाया जाता है। वो बाहर से जो भी डस्ट वगैरह, धूल वगैरह, कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस या अन्य कोई ऐसी चीज़ें जो कि अपने जो वो श्वास के साथ जाएंगी तो हानिकारक होंगी, उनको वहीं रोक लेता है। फिर जो अपने यहाँ पे जो है वो कंठ होता है, कंठ तालु होता है, यहाँ से जो है वो वायु होती हुई लैरिंक्स ट्रेकिया से होती हुई और ये जो श्वसनिका अपने 2 भागों में बंट जाती है और इनसे होते हुए जो वायु है वो लंग्स के अंदर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर ये प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और फिर जो है वो ये श्वसनिकाएं और फिर ये कूपिकाएं बना लेते हैं। कूपिकाओं की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी, करोड़ों की संख्या में होती हैं। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई पूरे में रहती है धमनियाँ और शिराओं के द्वारा, तो जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होगी तो वहाँ कूपिकाओं के द्वारा जो है वो O2 दे दी जाएगी, CO2 वापस ले ली जाएगी और पूरे शरीर में जो है वो संचरित हो जाएगी। एक मैंने यहाँ बताया आपको, ये जो उपास्थीय छल्ले हैं, उपास्थीय छल्ले हैं, उनकी संख्या 16 से 20 के करीब होती है और ये अपनी जो श्वास नली है उसको पिचकने से रोकती है। उसके बाद बात आती है कि श्वास कैसे अंदर भरे और कैसे बाहर निकले। तो ये मैंने बताया था कि आपको जैसे ही जो है वो बाहर का जो दाब कम होगा, ज़्यादा होगा, अंदर का कम होगा,
डायफ्राम जो है वो नीचे चला जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा और वायु अंदर बढ़ जाएगी। और इसका बिल्कुल उल्टा जो है एक्सपायरेशन, उसमें जो है वो वापस जो है वो CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ये जो है इसमें दो चीज होगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और फिर श्वसन से संबंधित आयतन है। आयतन का मतलब होता है कि जब हम श्वास को अंदर भर रहे हैं वापस बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें कितनी वायु हमने अंदर भरी है, कितनी वायु बाहर निकाली है, कितनी वायु अपने शरीर में शेष बची है। ये तो है ना कि जितनी वायु हमने अंदर भरी उतनी बाहर निकाल दी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो मिलीलीटर में, ml में जो है वो अपने शरीर में रहता है, वो इसी में रहता है। एक है TV टोटल वॉल्यूम, एक है IRV इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, एक है ERV एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक है RV यानी अपशिष्ट आयतन। और लास्ट जो हमने कर लिया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जिसमें कृत्रिम जो है वो श्वसन कहते हैं, जिसमें मुख से मुख विधि जो है वो आती है। और लास्ट जो है वो डिसऑर्डर यानी श्वसन से संबंधित रोग। अगर किसी भी को भी जो है कोई ये लगे कि ये प्रश्न पूछना है तो उसमें जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।